नमस्कार, मैं आशीष। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, यानी कि दुश्मन को बिना लड़े ही हराना सर्वोच्च युद्ध कला है। ये शब्द मशहूर चीनी जनरल और दार्शनिक सुजू के हैं, जिनकी किताब आर्ट ऑफ वॉर आज चीन की सैन्य रणनीति की आत्मा है। सालों से ही बड़े बड़े रणनीतिकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध कभी भी कारगर हथियार नहीं होता है। उसके बजाय अगर उस देश के धर्म, संस्कृति, मीडिया, शिक्षा और लोगों को प्रभावित कर लिया तो वही असली जीत होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें शीत युद्ध के दौरान मिलता है। शीत युद्ध के बारे में मैंने अपनी सीरीज सिविलाइजेशन स्टोरीज में भी काफी बार बताया है। शीत युद्ध वो समय था जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद तब के सोवियत संघ और अमेरिका के बीच विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई छिड़ी हुई थी। अमेरिका अपने कैपिटलिस्ट मॉडल को फैलाना चाहता था, जबकि सोवियत संघ अपने कम्युनिज्म और सोशलिज्म, जो समाजवाद जिसे कहते हैं, उस मॉडल को थोपना चाहता था। दोनों में आपस में जंग चल रही थी, टकराव था विचारधारा का। सोवियत संघ का मानना था कि अगर वह भारत जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है तो यह शीत युद्ध की जीत होगी। इसके लिए सोवियत संघ ने अपनी खुफिया एजेंसी केजीबी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी, जिसने तेजी से भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। इसके बाद शुरू हुआ जासूसी की दुनिया का एक ऐसा खेल जिसने आने वाले कई समय तक भारत की नियति ही बदल करके रख दी। केजीबी 4 स्टेज में किसी देश को अपने प्रभाव के क्षेत्र में लाता। पहला था किसी देश के मनोबल को गिराना। इसके लिए उस देश की पारंपरिक मूल्यों को चुनौती देने वाली विचारधाराओं के साथ शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक संस्थानों में घुसपैठ करके समाज की जो नैतिक और वैचारिक नींव है उसको ही कमजोर कर देना। इसके बाद था उस देश में अस्थिरता लाना, जिसके लिए समाज को कमजोर करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा की जाती थी। इसके बाद उस देश में राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संकट की स्थिति पैदा की जाती थी, जिससे सामान्य कामकाज को बाधित किया जा सके। अस्थिर होने के बाद उस देश के सामने सोवियत मॉडल समाधान के रूप में पेश किया जाता था। केजीबी भारत में भी यही करना चाहता था। इसकी शुरुआत होती है 50 और 60 के दशक से, जब केजीबी ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय राजनयिकों को हनी ट्रैप और पैसा देकर के फंसाना शुरू किया था। साथ ही केजीबी भारत में भी घुसने लगा, जिसके लिए उसने सबसे पहले भारतीय वामपंथी राजनीतिक दल जैसे कि सीपीआई, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसको मजबूत करने के लिए बेहिसाब फंड्स देने शुरू किए थे। फंड्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाते थे। उदाहरण के रूप में 1959 में अगर आप देखेंगे तो सीपीआई के जो महासचिव थे अजय घोष ने सोवियत संघ के साथ व्यापार के लिए एक आयात निर्यात व्यापार शुरू किया, जिसका 1 दशक से भी कम समय में वार्षिक मुनाफा बढ़ करके 30 लाख रुपए से अधिक हो जाता है। हम 50 और 60 के दशक की बात कर रहे हैं। साथ ही सोवियत समाचार एजेंसी नोत्सी ने सीपीआई के पब्लिशिंग हाउस को उसकी सामान्य फीस से 50% अधिक दर पर भुगतान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद सोवियत विचारधारा के प्रसार के लिए केजीबी ने तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवियों को ढूंढना शुरू किया, जिन्हें ये यूजफुल इडियट्स कहते थे। वो भले यहाँ पे बौद्धिक कहलाते थे, लेकिन उनकी नजरों में वो बौद्धिक इडियट्स थे। भारत की आजादी के बाद से ही सोवियत संघ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियों, लेखकों, कवियों, भारतीय मीडिया, भारतीय समाचार पत्रों, नक्सलियों, माओवादियों को पैसे दे रहा था। पूर्व केजीबी एजेंट यूरी मेजनोव ने अमेरिकी टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि लेखक सुमित्रानंदन पंत समेत इन भारतीय बुद्धिजीवियों को सोवियत संघ बुलाया जाता था। जैसे ही ये मॉस्को हवाई अड्डे पर उतरते थे, केजीबी उन्हें फौरन वीआईपी लाउंज में ले जाती थी। यहाँ उन्हें लगातार शराब पिलाई जाती थी और जब तक ये सोवियत संघ में रहते तब तक उन्हें निरंतर नशे की हालत में रखा जाता था। इस मेहमाननवाजी से ये तथाकथित बुद्धिजीवी बेहद खुश हो जाते थे। बेजमेनोव ने बताया कि इन बुद्धिजीवियों की ये लगता था कि उन्हें सोवियत संघ में इसलिए आमंत्रित किया गया है क्योंकि ये पढ़े लिखे, प्रतिभाशाली हैं या गंभीर सोच वाले बुद्धिजीवी हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ था और उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट हुआ करते थे। ये उन्होंने टीवी इंटरव्यू में बताया था, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनका उपयोग सोवियत प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किया जाता था। The next stage would be to invite him to a gathering in the Soviet Friendship Society. There he is sitting next to his wife before he is being sent to USSR for free trip. Everything is paid by the Soviet government. He was made to believe that he is invited to USSR because he is a talented, sober-thinking intellectual. Absolutely false. He is invited because he is a useful idiot. इनका काम था सोवियत विचारधारा में ब्रेन वॉश होकर भारत में सोवियत प्रोपेगेंडा को यूनिवर्सिटी, मैगजीन, अखबार आदि में फैलाना। इससे छात्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी सोवियत संघ का प्रचार होता रहा। इसके साथ ही केजीबी ने भारत को अमेरिका ऑर्बिट में जाने से रोकने के लिए भारतीय नेताओं को भी फंसाना शुरू कर दिया था। केजीबी ने तब के रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन को ब्रिटिश लाइटिंग्स के बजाय सोवियत मिग खरीदने के लिए राजी करने के लिए उनके 1962 और 67 के चुनाव अभियानों के लिए उन्हें खूब पैसे दिए थे। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सोवियत संघ से प्रभावित करने के लिए केजीबी ने उनकी बेटी
जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनको लुभाने का लक्ष्य बनाया। इंदिरा को केजीबी ने VANO का नाम दिया था। केजीबी का इंदिरा गांधी से पहला संपर्क साल 1953 में स्टालिन की मृत्यु के कुछ महीनों बाद हुआ था, सोवियत संघ की उनकी पहली यात्रा के दौरान। इस यात्रा के दौरान इंदिरा को एक राजकुमारी जैसा ट्रीटमेंट दिया गया। केजीबी द्वारा उन्हें हर समय पुरुष प्रशंसकों से घेरा जाता था और उनके लिए ब्लैक सी पर छुट्टियां भी आयोजित की जाती थी। इस ट्रीटमेंट से इंदिरा गांधी अभिभूत हो गई थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में किया है। इंदिरा ने लिखा, रशियन लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे हर किसी की इकलौती बेटी की तरह माना जाता। आज तक कोई भी मेरे प्रति इतना अच्छा स्वभाव नहीं रखता था और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी छुट्टियां कहीं और मिल सकती या कई वर्षों से मिली हो। खुशी से उसने लिखा। 2 साल बाद इंदिरा अपने पिता के साथ सोवियत संघ की पहली आधिकारिक यात्रा पर जाती हैं। वे तो पहले ही सोवियत संघ से प्रभावित थीं और इस यात्रा के दौरान सोवियत संघ के शासक ख्रुश्चेव ने उन्हें एक मिंग कोट भेंट किया था, जिसने उन्हें पूरी तरह से प्रो सोवियत बना दिया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी भारत को सोवियत संघ के और नजदीक लेकर के आई, जैसा कि हम इतिहास में देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी को केजीबी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की थी। फंडिंग, चंदा, कांग्रेस के खजाने के लिए पैसों से भरे सूटकेस भेजे जाते थे। एक अवसर पर तो केजीबी प्रमुख लियोनिड शेवरसेव द्वारा सोवियत पोलित ब्यूरो की ओर से इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर को 2 मिलियन रुपए की गुप्त भेंट भी दी गई थी। चंदा, गोपनीय रूप से इंदिरा गांधी का समर्थन करने वाले एक अखबार को 10 लाख रुपए दिए गए और साल 1975 के दौरान भारत में इंदिरा गांधी के लिए समर्थन मजबूत करने और उनके राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए केजीबी ने लगभग 10.6 मिलियन रूबल खर्च किए थे। 70 के दशक में तो केजीबी ने भारत सरकार में इतनी गहराई तक प्रवेश कर लिया था कि केजीबी के पूर्व मेजर जनरल ओलेग क्लूनिंग ने कहा कि ऐसा लग रहा है भारत तो बिकने के लिए ही पैदा हुआ है। साल 1978 में केजीबी भारत में 30 से अधिक एजेंटों को चला रहा था, जिसमें से 10 भारतीय खुफिया अधिकारी थे और भारत में केजीबी एजेंट्स की संख्या सोवियत संघ के बाद सबसे ज्यादा हो गई थी। साल 1973 तक केजीबी के पैरोल पर 10 भारतीय समाचार पत्र और एक प्रेस एजेंसी चलती थी। 1977 में केजीबी फाइलों ने 21 गैर कम्युनिस्ट राजनेताओं, 4 केंद्रीय मंत्री इनमें थे, उनकी पहचान की, जिनके चुनाव अभियानों को केजीबी द्वारा सब्सिडी दी गई, फंड दिया गया, चंदा दिया गया। साल 1975 के दौरान केजीबी ने भारतीय समाचार पत्रों में 5510 लेख भी प्रकाशित किए थे। हालांकि 90 के दशक में सोवियत संघ टूट गया और केजीबी के कई सारे एजेंट्स को पश्चिमी देशों में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद केजीबी की पकड़ भी पूरी दुनिया में ढीली पड़ती गई। ये बात मैं आपको तब बता रहा हूं जब देश में इलेक्टोरल बॉन्ड, पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने की बात हावी है। लोग बहस कर रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं कि इसने इसको फंड दिया, इस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया होगा, इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। और ये मैं आपको तब की बात बता रहा हूं जब कहा जा रहा था कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक भारत निर्माण हो रहा है। सोवियत संगठन जैसे ये तो वो बातें हैं जो प्रमाणिक हैं, जो हमारे सामने आ सकी हैं। ऐसे ही हमारा देश कब कब किस किस देश की कठपुतली बना रहा, नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में और उसके बाद तक। साल 2014 के बाद से हम बात करते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ये वीडियो दोबारा देखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।